हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ्स बीएससी ट्यूटर बाय निकी। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस, जो सेक्शन में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन नलिटीज ऑफ लीनियर ट्रांसपोर्टेशन, यानी नलिटीज बतानी लीनियर ट्रांसपोर्टेशन की। तो देखो, लेट टी बी द लीनियर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वेक्टर स्पेस वी एफ इनटू यू एफ where UF is a finite dimensional vector space. Then the dimensions of null space of linear transportation T is called the nullities of T and denoted by nu T. That is nullity of T is equals to dimensional and T. देखो गाइस, इसमें बता रखा है आपको कि कोई एक टी लीनियर ट्रांसपोर्टेशन है जो वी एफ से यू एफ तक जा रहा है। यू एफ भी एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। वी एफ भी वेक्टर स्पेस है, यू एफ भी वेक्टर स्पेस है। देन डायमेंशन जो होगी नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसपोर्टेशन, यानी लीनियर ट्रांसपोर्टेशन का जो नल स्पेस है उसकी जो डायमेंशंस होगी उसे हम क्या बोलेंगे, नलिटीज बोलेंगे टी का, ठीक है। और इसे हम किससे डिनोट करेंगे, न्यू टी से डिनोट करेंगे। दैट इज कि नलिटी ऑफ टी या फिर न्यू टी किसके इक्वल होगा, डायमेंशनल्स ऑफ एन टी के। देखो एक बार और समझो, टी जो है वो एक लीनियर ट्रांसपोर्टेशन है। लीनियर ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि जो वी एफ से कहाँ तक जा रहा है, यू एफ तक जा रहा है। वी एफ और ई एफ क्या है, दोनों हमारे क्या है, ये वेक्टर स्पेस है। तो अगर हम इसका नल स्पेस निकालें तो हम उसे क्या बोलेंगे, नलिटीज बोलेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, डिफाइन अ डुअल स्पेस। डुअल स्पेस होता क्या है? Let V be the vector space over the field F, then set V dash of all linear functions V is also a vector space over the field F, then vector V dash is called dual space. देखो dual space होता क्या है, अगर हम कोई V को वेक्टर स्पेस मान रहे हैं जो कि किसी फील्ड पे जा रहा है F, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक सेट ले लिया V डैश जिसके अंदर वेक्टर स्पेस के हर एक लीनियर फंक्शंस है, ठीक है। हम उस सेट को क्या बोल रहे हैं, V डैश बोल रहे हैं। अब देखो वो जो सेट V डैश है वो हर एक फंक्शन किसका ले रहा है, V का ले रहा है। और V क्या है आपका, वेक्टर स्पेस है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं V वेक्टर स्पेस है। तो वो V डैश मतलब वेक्टर स्पेस होगा किसी फील्ड एफ पे, समझे बात। तो हम क्या कह रहे हैं कि V डैश जो है वेक्टर स्पेस वो हमारा डुअल स्पेस है। तो सीधी सी डेफिनेशन ये है कि अगर हम V को वेक्टर स्पेस मान रहे हैं तो हम जो सेट V डैश जिसके अंदर हर एक लीनियर फंक्शन है V के, तो वो भी तो वेक्टर स्पेस होगा किसी फील्ड एफ पे, क्योंकि V डैश जो है वो V से ही तो बना है। तो दैट मीन्स V डैश भी वेक्टर स्पेस होगा। और उसी वेक्टर स्पेस को हम, यानी वेक्टर V को हम क्या मान रहे हैं, डुअल स्पेस मान रहे हैं। तो यही डुअल स्पेस की डेफिनेशंस है। क्या है, लेट V be the vector space over the field F, then set V dash of all linear functions on V is also a vector space over a field F, then vector V dash is called a dual space। ठीक है गाइस, समझ में आया। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। तो देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द नॉर्म्स ऑफ द वेक्टर स्पेस इन अ इनर प्रोडक्ट स्पेस, यानी आपको नॉर्म्स डिफाइन करनी है। तो आइए गाइस देखते हैं, लेट वी बी द इनर प्रोडक्ट स्पेस इफ alpha belongs to V, then the norms of the vector alpha written as double modulus of alpha and defined as the positive square root of alpha comma alpha। that means कि हम यहाँ पे मान रहे हैं कि V कोई एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। देखो इनर प्रोडक्ट स्पेस हम मान के चल रहे हैं कि V कोई एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ठीक है। अगर हम कोई एक अल्फा को V से बिलोंग कर रहे हैं, V माने वेक्टर स्पेस, या फिर आप V को यहाँ पे क्या मान रहे हो, इनर प्रोडक्ट स्पेस मान रहे हो, तो हमने अल्फा को क्या ले लिया, इनर प्रोडक्ट स्पेस से ले लिया। अब क्या करेंगे, अगर हमें इस अल्फा की बोले कि आप नॉर्म्स निकालो, तो दैट मीन्स हम इसे पहले तो लिख कैसे रहे हैं वो देख लेते हैं। रिटर्न इसे हम कैसे लिख रहे हैं, डबल मॉडुलस ऑफ अल्फा, यानी डबल बार लगा के आपको क्या करना है, इसे अल्फा से डिनोट करना है। और इसका मतलब क्या है, इसका आप डिफाइन कर सकते हो कि ये स्क्वायर रूट है किसका, अल्फा कोमा अल्फा का। देखो एक बार और देखो कि हम सपोज कर रहे हैं कि V कोई एक क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ठीक है। हमने मान लिया, अब तक तो हम पढ़ रहे आ रहे थे कि V जो है वो वेक्टर स्पेस है, लेकिन अब हम ये मान के चल रहे हैं कि V कोई एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। अब हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस मान लिया V। अब हम क्या कर रहे हैं, उसमें से एक एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं जिसे हम बोल रहे हैं अल्फा। अल्फा को हमने V से बिलोंग करवा दिया। नाउ अगर हम इसकी नॉर्म्स निकालें इस वेक्टर अल्फा की, तो वो क्या होगी, सबसे पहले तो आप उसे लिखोगे डबल मॉडुलस ऑफ अल्फा, यानी कि आप इसे डबल बार के अंदर रिप्रेजेंट करोगे अल्फा को, जैसे मैंने दैट इज में कर रखा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपको कोई कहे कि इसकी नॉर्म्स निकालो तो आप कैसे निकालोगे, तो उसका फॉर्मूला है रूट अल्फा कोमा अल्फा, यानी आप रूट निकालोगे उस एलिमेंट का, ठीक है। जैसे कि अल्फा है तो अल्फा कोमा अल्फा का आप स्क्वायर रूट निकालोगे, ठीक है।
तो ये हमारी बहुत आसान डेफिनेशन थी नॉर्म ऑफ वेक्टर स्पेस। तो आइए इसे देखते हैं। लेट वी बी द इनर प्रोडक्ट स्पेस इफ अल्फा बिलोंग्स टू वी देन द नॉर्म्स ऑफ द वेक्टर अल्फा रिटर्न एज मॉडुलस ऑफ अल्फा एंड डिफाइन एज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा कोमा अल्फा। समझ में आया गाइस? देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट डाउन द मैट्रिक्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म x1 स्क्वायर माइनस 2x2 स्क्वायर माइनस 3x3 स्क्वायर प्लस 4x1 x2 प्लस 6x1 x3 माइनस 8x2 x3। नाउ अब आपको देखना है इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को क्या करना है, आपको मैट्रिक्स फॉर्म बनाना है। तो आप सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म जान लीजिए क्या होता है। देखो अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, x1 ठीक है, फिर x1 x2 x1 x3। तो पहली रो में तो यही आएंगे, सेकंड रो में आएगा x2 x1 x2 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 x3, इसके बाद x3 x1 x3 x2 x3 x3। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म का मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म का मैट्रिक्स फॉर्म ये हमारा ये होता है। आपको याद रखना है, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ऐसे ही बनती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को इस मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। सबसे पहले आप इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को इस तरीके से लिख लीजिए x1 की फॉर्म में। तो x1 स्क्वायर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं x1 x2 जो स्क्वायर है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x2 इस x3 को हम कैसे लिख सकते हैं x3। ठीक है, अब ये 4x1 x2 है, इन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब 2 से इसका हाफ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2x1 x2 प्लस 2x2 x1। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको 6 को डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में। तो क्या होगा यहाँ पे 3x1 x3 प्लस 3x3 x1, यानी कि 3 इसे दे दिए और 3 इसे दे दिए। नाउ अब माइनस को डिवाइड करो, माइनस के 4x2 x3 माइनस के 4x3 x2। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कैसे किया हमने। x1 को तो लिख लिया, x1 स्क्वायर को x1, लेकिन जो हमारी x1 x2 है सबने 2 डिवाइड कर दिया, यानी 2x1 x2 और 2x2 x1। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको इस फॉर्म में लिखना है। तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स को लेट कर लेते हैं। तो हमने लेट कर लिया कि लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ दिस इक्वेशन, ए बी द मैट्रिक्स ऑफ दिस इक्वेशंस। ठीक है, तो ए जो है वो इस इक्वेशन में क्या है, मैट्रिक्स है। तो दैट मीन्स ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, देखो x1 क्या है इसका कोफिशिएंट 1, x1 x2 का कोफिशिएंट क्या है 2, तो x2 x1 का क्या है हमारा यहाँ पे, ये भी 2 है। अब नाउ x1 x3 क्या है यहाँ पे 3, तो x3 x1 भी क्या होगा 3 होगा। अब x2 कितना है माइनस के 2, x3 कितना है माइनस के 3। इसके बाद देखो x2 x3 यानी कि माइनस के 4 और x3 यानी कि माइनस के 4। तो ये हमारा मैट्रिक्स बन गया इस क्वाड्रिक फॉर्म का। देखो एक बार और देखो, जब भी कोई क्वाड्रिक फॉर्म को हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं तो सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म का ये फॉर्मूला याद रखना, x1 x2 x1 x3 x2 x1 x2 x3, इसके बाद x3 x3 नाउ अब आपको क्या करना है, इस क्वाड्रिक फॉर्म को इस फॉर्म में लिखना है x1 की। तो x1 लिख लिया, 2x2 लिख लिया हमने इसे, फिर x3 स्क्वायर को भी हमने क्या लिख लिया x3। अब जब ये 4x1 x2 आते हैं तो हम क्या करते हैं 2x1 x2 को दे देते हैं और 2x2 x1 को दे देते हैं, तो हमने वहाँ पे वो लिख लिया। नाउ ऐसे 6x1 x3 दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3x1 x3 और फिर 3x3 x1। ऐसे ही आप 8 को भी लिख सकते हो माइनस के 4x2 x3 और माइनस के 4x3 x2। अब हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स को, इस जो इक्वेशन है ना इसकी मैट्रिक्स को हमने ए मान लिया, तो लिख लिया यहाँ पे लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब ए वैल्यू क्या होगी, x1 x3 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, x1 x2 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे लिख लिया। जो x1 x2 का है वही x2 x1 का है, दैट मीन्स ये आ गया 2। इसके बाद x1 x3
x1 x3 कितना है 3, तो यानी कि x3 x1 भी 3 होगा। इसके बाद आपको x2 देख रखा है, x2 कितना है -2 रख लिया, x3 रख लिया -3। इसके बाद आप देखो x3 कितना दे रखा है -4, और x2 कितना दे रखा है -4। तो दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। तो आया समझ में।